नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। आज की पहली खबर होने वाली है बिहार चुनाव से पहले सेमीफाइनल यानी कि उपचुनाव की सियासत आपको समझाएंगे क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में संथाल की सियासत आपको समझाएंगे क्योंकि झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुके हैं। झारखंड में कोल्हान की सियासत को भी आपको समझाएंगे क्योंकि यह इलाका सबसे महत्वपूर्ण है और झारखंड में सीएम के कार्यकाल पर संकट के मायने आपको समझाएंगे। वैसे तो हम अपने बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते रहे हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी पर्व त्योहारों के दौरान धड़ल्ले से हो रहे फुहड़ डांस की। तो आपको हम खबर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आज सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड में इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव कराने जाने हैं। 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होंगे जबकि दूसरे चरण में 38 सीट पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और उसी दिन पता चलेगा कि जेएमएम वापस सत्ता में आ रहा है या फिर बीजेपी कुछ कमाल कर दिखाती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो गया है जिस पर सबकी नजर अब है। खास तौर पर देश के साथ साथ झारखंड की जनता की भी नजर इन तारीखों पर है। देखिए 23 नवंबर इसी दिन नतीजे सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि झारखंड में इस बार जनता का आदेश क्या है। 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण की बात करें तो 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की जो तारीख है वो 20 नवंबर है जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो 2 चरण में इस बार झारखंड में चुनाव होने और 23 तारीख जिस दिन नतीजे सामने आएंगे और 23 नवंबर पर सबकी नजर इसलिए भी क्योंकि पता चलेगा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार में वापसी करते हैं या फिर बीजेपी यहां कुछ कमाल कर दिखाती है और सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से दावे भी शुरू हो चुके हैं। तो झारखंड चुनाव के साथ ही बिहार की 4 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इस चुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। ये चुनाव एक तरफ जहां महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है तो एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का एक मौका। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल चारों सीट पर अपना अपना सियासी चौसर फेंकने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने दिन तय कर दिया है। 4 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। भोजपुर की तरारी सीट पर वोटिंग होगी। कैमूर की रामगढ़ सीट पर वोटिंग होगी। गया की बेलागंज सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा इमामगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन चारों सीटों में से 2020 में 3 सीट पर महागठबंधन जीती थी, जबकि इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। बिहार की 4 सीट पर होने वाले चुनाव को 2025 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इसमें असली अग्नि परीक्षा महागठबंधन की है क्योंकि ये उपचुनाव जनता के मूड को बताएगा कि बिहार में अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें से रामगढ़, तरारी, बेलागंज महागठबंधन की सीट थी। ऐसे में एनडीए के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि अगर महागठबंधन इन सीटों को नहीं जीत पाती है तो इससे जनता के बीच महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जाएगा, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। जबकि दूसरी ओर एनडीए चारों सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेगी ताकि फाइनल चुनाव से पहले अपनी बढ़त बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
और अब आप बिहार उपचुनाव की अहमियत को समझिए। बिहार में 4 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है, यानी कि 13 नवंबर को इस पर वोट डाले जाएंगे। भोजपुर की तरारी सीट पर वोटिंग होगी। कैमूर की जो रामगढ़ सीट है उस पर उपचुनाव होना है, उसके लिए वोट डाले जाएंगे। गया की बेलागंज सीट है जहां 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और गया की ही इमामगंज सीट है जिस पर वोटिंग की जाएगी। अब इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उपचुनाव महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का एक मौका भी है। 4 में से 3 सीटें जो पहले की हैं उनमें से महागठबंधन के हिस्से थी, यानी कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, जबकि गया की इमामगंज सीट जीतन राम मांझी के पास थी। एनडीए के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है इस उपचुनाव में, जबकि पाने को ही ज्यादा है क्योंकि महागठबंधन के लिए अपनी 3 सीट बचाने की चुनौती होगी। हारने पर महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज भी जनता के बीच जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी होगा। 4 सीट पर उपचुनाव सभी दलों के लिए निर्णायक माना जा रहा है और यही वजह है कि 4 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। राजनीतिक दल एक एक करके अब सीट के समीकरण बनाने में लगे हुए हैं और ऐसे में सबकी नजर है इस बार संथाल परगना के 6 जिलों की 18 सीट पर, जो कि झारखंड की सियासत को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखती है। क्या है संथाल का सियासी समीकरण, क्या कहते हैं पिछले चुनाव के नतीजे? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड में चुनाव की रणभेरी बज गई है। पहली बार 2 चरण में मतदान होंगे। इस बार के चुनाव में झारखंड का संथाल परगना सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, सबकी नजर संथाल परगना पर है, क्योंकि ये इलाका झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने के लिए काफी अहम माना जाता है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। संथाल में विधानसभा की 18 सीट है। आदिवासी बहुल इलाका संथाल की जनता हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहती है। इस इलाके में कभी जेएमएम आगे रहती है तो कभी बीजेपी। 2019 के विधानसभा चुनाव पर ही नजर डाले तो जेएमएम को 9 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी सिर्फ 4 सीट हासिल कर सकी। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेवीएम को 1 से संतोष करना पड़ा। कुछ ऐसा ही समीकरण 2014 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था, जब संथाल में बीजेपी को 8 सीट पर जीत मिली थी, जबकि जेएमएम 6 ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस महज 3 सीट हासिल कर पाई थी, जबकि जेवीएम को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही 2009 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम संथाल में बाजी मारती दिखी। संथाल परगना का हमेशा से झारखंड की राजनीति में दखल रहा है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर जेएमएम, दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। आदिवासी वोटरों को एक करना, संथाल में अपने गढ़ को बचाना, नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव को मिटाना, सभी दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, घुसपैठ के मुद्दे को भुलाकर सबको एक करना। संथाल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। भले ही जेएमएम को यहाँ कई बार बीजेपी से कम सीटें मिली हैं, लेकिन दोनों के बीच सीटों का अंतर काफी कम रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि आदिवासी वोटरों के बीच पैठ बनाना, आदिवासी गैर आदिवासी वोटरों को एक करना, घुसपैठ के मुद्दे को जनता के दिमाग में बिठाना। झारखंड के सियासी रण में संथाल परगना की जनता हमेशा निर्णायक रहती है। ऐसे में इस बार संथाल के लोग किस पर भरोसा जताते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप संथाल की सियासत को समझिए, क्यों है संथाल का इलाका इतना महत्वपूर्ण। झारखंड की सियासत में संथाल का हमेशा से दखल रहा है। संथाल सभी पार्टियों के मनोबल को तय करता है।
संथाल परगना प्रमंडल में झारखंड के 6 जिले आते हैं और आपको बता दें कि संथाल को सत्ता संघर्ष का कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर जीत बहुत जरूरी होता है। संथाल परगना प्रमंडल में 18 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बता दें कि 7 यहाँ एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित सीट है। संथाल की एसटी आरक्षित सीटों पर जेएमएम का दबदबा रहा है और 2019 में संथाल में जेएमएम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला था। 2019 में जेएमएम एसटी आरक्षित सभी 7 सीट जीत चुकी थी। मतलब ये कि बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खोला। बीजेपी सभी 7 एससी सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। 2019 में बीजेपी संथाल की 4 सीट पर ही सिमट गई थी और बीजेपी को पीछे छोड़कर कांग्रेस भी यहां आगे चली आई थी और 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। फिलहाल 18 सीट में 14 सीट पर इंडी अलायंस का जो है उसका दबदबा देखने को मिलता है। संथाल परगना को जेएमएम का गढ़ भी कहा जाता है। मतलब ये कि जेएमएम का प्रभाव यहां काफी ज्यादा है। हालांकि 2014 में जब यहां पर चुनाव हुए थे उस वक्त मोदी लहर का असर यहां देखने को मिला था। बीजेपी बोरियो और दुमका सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और संथाल की बदलती डेमोग्राफी सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बनता जा रहा है। बीजेपी की दलील है कि घुसपैठ की मार जो है वो आदिवासियों पर पड़ रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की वजह से अस्मिता खतरे में है। और आपको बता दें कि जितना अहम संथाल की सीटें हैं उतना ही खास कोल्हान का भी इलाका है। कहते हैं कि सत्ता की राह कोल्हान से ही होकर जाती है और इस बार कौन जीतेगा कोल्हान का रण, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए फिर खबर तो समझिए। झारखंड की सियासत जितनी संथाल के इर्द गिर्द घूमती है उतनी ही कोल्हान के किले के आसपास भी रहती है। सूबे की सत्ता का गेटवे कहे जाने वाले कोल्हान से ही सत्ता की राह निकलती है। सियासत में कोल्हान की ताकत इसके समीकरण से समझी जा सकती है। कोल्हान के 3 जिलों में 14 विधानसभा सीट है, 9 एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित है। कोल्हान में 4 अनारक्षित विधानसभा सीट है। इसीलिए संथाल के बाद कोल्हान को ही सियासत का केंद्र माना जाता है। वैसे तो संथाल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में सही मायने में जेएमएम का असली गढ़ कोल्हान साबित हुआ। कोल्हान की 11 सीट पर जेएमएम का कब्जा है। पिछले चुनाव में एक निर्दलीय और कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई। सरायकेला, चाईबासा, मचगांव में जेएमएम का डंका बजा। मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा में जेएमएम की जीत हुई। पोटका, घाटशिला, ईचागढ़, बहरागोड़ा में जेएमएम ने बाजी मारी। जमशेदपुर पश्चिमी और जगन्नाथपुर में कांग्रेस किंग साबित हुई तो निर्दलीय सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी सीट पर तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराकर कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कोल्हान के इलाके में बीजेपी की चुनौती काफी बड़ी है। 2019 में कोल्हान में बीजेपी काफी कमजोर साबित हुई थी। इस बार 2019 की करारी हार से उबरने का चैलेंज है। कोल्हान में बीजेपी के पास एक सीट भी नहीं है। कोल्हान की 9 सुरक्षित सीट पर जेएमएम का कब्जा है। संथाल के मुकाबले कोल्हान में ज्यादा चुनौती है, क्योंकि संथाल की तरह कोल्हान भी जेएमएम का किला माना जाता है। कोल्हान में जेएमएम की चुनौती भी इस बार कुछ कम नहीं है। कोल्हान किंग और सूबे की सियासत के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में चले गए। सरायकेला में चंपाई सोरेन का कद काफी बड़ा है। गीता कोड़ा भी अब बीजेपी के साथ है। जगन्नाथपुर सीट पर गीता कोड़ा का वर्चस्व काफी लंबे समय से है। रघुवर दास को हराने वाले निर्दलीय सरयू राय भी अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेएमएम के गढ़ में इस बार एनडीए काफी एक्टिव है। बीजेपी और आजसू के बीच समझौता जेएमएम की राह में रोड़ा बन चुका है। ऐसे में जेएमएम के सामने 2019 का परिणाम दोहराने की बड़ी चुनौती है। जमशेदपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए लंबी लकीर खींची है।
बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के साथ ही ब्रह्मास्त्र के रूप में चंपाई सोरेन भी बीजेपी की तिकली तरकश में शामिल हो चुके हैं। इधर घाटशिला में जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को मंत्री पद देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोल्हान को अपनी प्राथमिकता बता दी है। अब सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 23 नवंबर को आने वाले झारखंड चुनाव के परिणाम से ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब कोल्हान की सियासत को भी समझते हैं। झारखंड की सियासत में कोल्हान का भी दखल काफी ज्यादा है। झारखंड संथाल के बाद कोल्हान क्षेत्र काफी अहम माना जाता है। झारखंड की राजनीति में शुरू से ही कोल्हान का वर्चस्व रहा है और अब तक कोल्हान से नेता सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बात अगर अर्जुन मुंडा की करें, मधु कोड़ा की करें, रघुवर दास की करें, चंपाई सोरेन की करें, तो ये सभी इन्हीं इलाकों से निकले और सीएम बने हैं। रघुवर दास के रूप में पहला गैर आदिवासी सीएम भी यहीं से मिला और इसका श्रेय भी कोल्हान के इलाके के नाम ही जाता है। 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ और यहां पर इसका दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिला। 2019 में विपक्ष ने बीजेपी का यहां सूपड़ा साफ कर दिया था। हालांकि 2009 और फिर 2014 चुनाव में तस्वीर यहां की कुछ अलग थी। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में मोदी लहर का असर कोल्हान में भी दिखा था। 2014 में कोल्हान की 14 में से 6 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। 2014 में बीजेपी की सहयोगी आजसू को भी यहां पर 2 सीटें हासिल हुई थी। 2009 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कोल्हान में एनडीए का दबदबा था। 2009 में भी कोल्हान की 14 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2009 में तब जेएमएम सिर्फ यहां 4 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। इस बार कोल्हान का समीकरण भी पूरा बदल गया है। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी अब बीजेपी का हिस्सा बन चुकी हैं। जगन्नाथपुर सीट पर कोड़ा परिवार का वर्चस्व रहा है, तो ऐसे में अब जब समीकरण बदला है तो क्या इसका असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। झारखंड में एक बार फिर विधानसभा चुनाव के मुहाने पर झारखंड खड़ा है और राजनीतिक दल प्रदेश में अपनी जीत का झंडा बुलंद करने के लिए समीकरण को सेट करने में लगे हैं। लेकिन एक समीकरण ऐसा है जो झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अभी तक नहीं बदला। रघुवर दास को छोड़ दें तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल यहां पूरा नहीं कर पाए हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 15 नवंबर 2000 झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से यहाँ की सियासत में उथल पुथल रही है। एक को छोड़ दे तो किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। सिर्फ रघुवर दास ने 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक मुख्यमंत्री रहकर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। रघुवर दास के अलावा यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा। इस वक्त झारखंड में जेएमएम की सरकार है। 2019 में सरकार बनने के बाद जेएमएम भले ही 5 साल तक राज्य की सत्ता में रही, लेकिन हेमंत सोरेन भी लगातार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जेल जाने के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन राज्य में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जेएमएम के पास ही है। जब शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी कि सिर्फ 13 दिन तक सीएम रहे और उसके बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। झारखंड को अलग राज्य बने 24 साल हो गए हैं। 24 साल में 12 बार अलग अलग नेता सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, जबकि राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। झारखंड में अब तक सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा के पास है। वो 5 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उन्हें भी वो लगातार प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर पाए। वो पहली बार 8 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, दूसरी बार 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक,
तीसरी बार 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक सीएम रहे और ऐसे में झारखंड का सियासी भविष्य कैसा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम राजनीतिक दल प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।